समय की सीमा का तो मुझे ध्यान रहेगा, लेकिन मेरी एक मुश्किल है, वो ये है कि विषय प्रवर्तन करना है, इसलिए कुछ अलका जी साहब, समय की सीमा का ध्यान तो मुझे रहेगा, लेकिन चूंकि विषय प्रवर्तन करना है इसलिए 2-4-5 मिनट की मैं आपसे अनुमति चाहूँगा। अच्छा, धन्यवाद। सभापति महोदय, साथी कलाकारों, उपस्थित अतिथियों, अनामिका द्वारा आयोजित इस परिचालक संगोष्ठी में हम चेष्टा करेंगे हमारे कुछ ऐसे प्रश्नों पर विचार करने की जो हमें रोजमर्रा के व्यावहारिक जीवन में छूते हैं, जिनका कि निदान हमें पाना है, जो व्याधाएं हमें सालती रहती। इसके बारे में एक प्रारंभिक वक्तव्य हम लोगों ने भेजा था, मैं उसी को पढ़कर उसी के साथ अपने कुछ विचार आपके सामने उपस्थित करूंगा। आधुनिक अर्थ में परिचालक प्रथा का उदय विश्व रंगमंच पर 19वीं शताब्दी के अंत में हुआ, परंतु थोड़े समय में ही रंगमंच पर परिचालक ने सर्वप्रमुख स्थान प्राप्त कर लिया। इसके पहले अभिनेता प्रबंधकों, एक्टर मैनेजर्स की प्रथा थी। रंगमंच पर प्रमुख अभिनेता या अभिनेत्री का ही बोलबाला होता था। प्रायः वे ही आर्थिक दृष्टि से एवं प्रबंध की दृष्टि से रंगमंच के स्वत्वाधिकारी भी होते थे। रंगमंच संबंधी विभिन्न कलाओं एवं तकनीकों के विकास के साथ साथ प्रस्तुतिकरण की जटिलताएं भी बढ़ती गईं और आवश्यकता प्रतीत हुई एक ऐसे व्यक्तित्व की जो सभी कलाकारों के बीच सहयोग एवं सामंजस्य उत्पन्न करता हुआ सारे प्रस्तुतिकरण को एक इकाई के रूप में उपस्थित कर सके, और इस प्रकार परिचालक का जन्म हुआ। आज के विश्व रंगमंच पर परिचालक, या यूं कहिए परिचालक निर्देशक, प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर, मैं इन सबको, इन दोनों को एक सिनोनिम के रूप में यूज कर रहा हूं, प्रोड्यूसर या डायरेक्टर जो भी कह लीजिए, प्रोड्यूसर ऑफ द शो। आज के विश्व रंगमंच पर परिचालक, या यूं कहिए परिचालक निर्देशक, सारे प्रस्तुतिकरण को संघबद्ध करता है और नाटक की मूल भावनाओं को अपनी कलात्मक अनुभूति के माध्यम से नाटककार तथा अन्य सभी सहयोगी कलाकारों, अभिनेताओं, कला आलोक निर्देशकों आदि की सहायता से मंचस्थ करता है। आधुनिक रंगमंच पर परिचालक का स्थान सर्वोपरि होता है और वही प्रस्तुतिकरण के लिए पूर्ण उत्तरदायी होता है। अन्य सभी कलाकार उसके अधीन, उसके निर्देशानुसार नाटक संबंधी उसी की कल्पना को साकार करते हैं। वह केवल एक भाष्यकर्ता न होकर एक स्वतंत्र कला निर्माता होता है। यदि हम इस चीज को समझ लें कि परिचालक लेखक का साधन नहीं है, नाट्य लेखक का भाष्यकर्ता नहीं है, उसको वो जनता के सामने नहीं रखता है, वरन अपनी कला को, अपने विचारों को लेखक का माध्यम लेके जनता के सामने रखता है, तो हमारी कुछ धारणाएं इस प्रश्न पर, रंगमंच संबंधी प्रश्नों पर कुछ ज्यादा क्लियर हो सकेंगी। गॉर्डन क्रेग ने आज के 40 वर्ष पहले कहा था, बैनिश द पोएट्स फ्रॉम द थिएटर, वी वांट एन आर्टिस्ट ऑफ द थिएटर, वी वांट टू बैनिश द वर्ड, स्पोकन वर्ड फ्रॉम द थिएटर। उसने जो यूवर मैरियनेट्स की कल्पना की थी, एक उस रंगमंच की कल्पना की थी, वो कहां तक व्यावहारिक थी ये तो ठीक नहीं है, ये तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन उसने एक और संकेत किया था कि रंगमंच की जो कला है वो अपने आप में, नाटक प्रस्तुतिकरण की जो कला है वो अपने आप में एक समृद्ध कला है। वो जिस तरह अन्य सभी कलाओं का सहारा लेती है, उसी तरह नाट्यकार का भी सहारा लेती है। हम आज किसी नाट्यकार की कृति को एक परिचालक इसलिए प्रस्तुत नहीं करता है कि वो अमुक नाट्यकार की कृति है, वो इसलिए प्रस्तुत करता है। आज अलकाजी साहब ने मान लीजिए एडिपस रेक्स को चुना, या सत्यदेव दुबे ने अंधा युग को चुना, उसने इसलिए नहीं चुना कि वो डॉक्टर धर्मवीर भारती की कृति थी या वो सोफोक्लीज की कृति थी, बल्कि इसलिए चुना कि उस कृति के माध्यम से वो जो कुछ कहना चाहता है, उस कृति को पढ़कर उसके मन में जो कुछ विचार उत्पन्न हुए हैं उनको वो प्रकाश में लाना चाहता है, और इसी के लिए उस प्रस्तुतिकरण को वो मंचस्थ करता है। हिंदी के पारसी रंगमंच में भी अभिनेता प्रबंधकों का ही बोलबाला रहा। परिचालक प्रथा पहले नहीं थी और निर्देशन या परिचालन का भार या तो कंपनियों के मालिकों या नाट्य लेखकों या अन्य वयोवृद्ध अथवा प्रमुख कलाकारों पर ही हुआ करता था। अन्य हिंदी रंगमंचों पर भी परिचालक प्रथा का उस अर्थ में जिसमें कि आधुनिक रंगमंच उसे समझता है अभाव ही था। शौकिया रंगमंचों पर धीरे धीरे परिचालक का उदय हुआ और हिंदी रंगमंच ने भी उसकी आवश्यकता एवं प्रस्तुतिकरण में महत्ता को धीरे धीरे स्वीकार कर लिया। फिर भी हिंदी का परिचालक निर्देशक प्रबंधक के उत्तरदायित्व से अभी बरी नहीं हो पाया है। प्रायः सारी व्यवस्था का भार भी उसी पर रहता है। वह केवल निर्देशक ही नहीं, अभिनय शिक्षक भी होता है। ये भूल है सोचना
कि जो परिचालक है उसका काम है लोगों को बैठा कर अभिनय की शिक्षा देना कि ऐसे खड़े हो वैसे बोलो। लेकिन आज के हिंदी के परिचालक का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि कॉलेज से निकलकर, स्कूलों से निकलकर, दुकानों से निकलकर रॉ कलाकार उसके पास आ जाते हैं। जब कुछ काम करना सीख पाते हैं तब तक वो उसको छोड़ के चल देते हैं और फिर उसे खोज के लाना पड़ता है कहीं से कि एक कलाकार और मिले तो इस भूमिका का निर्वाह, इस भूमिका को मैं इस कलाकार को भर दूं। उनके पीछे न तो कोई विरासत होती है, उनके पीछे न तो कोई शिक्षा होती है, न कोई लगन होती है। और ऐसे लोगों को साथ लेकर आज हिंदी के परिचालक को एक कला निर्माण करना है। ये इसी तरह कला निर्माण करना है जैसे कि एक कलाकार को आप दे दीजिए एक पेंसिल का बिना छीला हुआ कोना और कहिए कि इससे तुम एक तूलिका में एक चित्र बनाओ। ऐसी चीजों को लेकर आज हमें चलना पड़ रहा है। उसका कार्य क्षेत्र शौकिया रंगमंच होता है जहां उसे अनुभव विहीन कलाकारों को ही लेकर अधिकांशतः काम करना पड़ता है। जब वे कलाकार अनुभव प्राप्त करके समुचित रूप से प्रस्तुतिकरण में योगदान करने को योग्य होते हैं तब तक या तो वे स्वतंत्र दल का निर्माण करके परिचालक बन जाते हैं या दैनंदिन जीवन की आवश्यकताओं के सम्मुख झुककर रंगमंच को छोड़ देते हैं। हिंदी के आधुनिक परिचालक के पास न तो कलाकार हैं, न नाटक हैं, न अर्थ है, न दर्शक हैं। कला निर्देशन से लेकर टिकट बेचने तक, रंगमंच की व्यवस्था से लेकर आलोक, निर्देशन, वेशभूषा, मेकअप एवं रिहर्सल कराने तक का सभी काम प्रायः उसे ही करना पड़ता है और अधिकांशतः प्रमुख अभिनेता की भूमिका भी उसे ही करनी पड़ती है। इतना सब वो करता है तो उसके पीछे केवल एक कलात्मक अभिव्यक्ति की उद्दाम लालसा ही उसे प्रेरित किए रहती है। किंतु इतने परिश्रम के बाद, इतने समय और अर्थ के बाद प्रस्तुत किया गया नाटक जब खत्म हो जाता है तो चाहे वह कितना ही सफल क्यों न हुआ, उसे दर्शकों की प्रशंसा भी मिलती, तालियां भी बजती हैं तो उखड़ी उखड़ी बिना मन की। नाटक खत्म हुआ नहीं कि लोग अपना स्थान छोड़कर जल्दी से बाहर जाने की चेष्टा करने लगते हैं। यहां तक कि कलाकार जब एक साथ अंत में उनका अभिवादन करते हैं तो उसे स्वीकार करने का वक्त भी वह बर्बाद नहीं करना चाहते। आप चले जाइए न्यू एम्पायर में, जबकि कलकत्ता ड्रामेटिक क्लब का कोई फंक्शन होता हो, आप देखिए 3-3 मिनट तक, 4-4 मिनट तक तालियों की गड़गड़ाहट गूंजती रहती है, चाहे वो कैसा ही प्रोडक्शन क्यों न हुआ हो। वो उन्मुक्त होकर कलाकार को आशीर्वाद देते हैं, उसकी संवर्धना करते हैं। आप चले जाइए हिंदी के किसी नाटक में, आपको मिलेगा कि आधे मिनट कहीं ताली बजी भी तो जैसे 2-4 आदमियों ने गलती से बजा दी। यहाँ विंग्स में खड़े हम लोग सोचते हैं शायद नाटक बहुत फ्लैट गया, बाद में आके लोग पीठ ठोकते हैं तो हम लोग समझते हैं कि शायद ऐसा ही है, दोस्त हैं आके उत्साह दे रहे हैं, लोगों को पसंद नहीं आया। आज के हिंदी परिचालक के सामने हो तो बहुत से प्रश्न है, पर सबसे बड़ा प्रश्न है रंगमंच के निर्माण का, रंगमंच की खोज का। उसके पास करीब करीब कोई अपनी विरासत नहीं है, अपनी परंपरा नहीं। उसे प्रायः सब कुछ बाहर से मंगाना पड़ता है। कभी तो वह अमेरिकी रंगमंच की ओर देखता है, कभी फ्रांस के मंच की ओर, कभी वह स्टैनिस्लाव्स्की की ओर दौड़ता है तो कभी संस्कृत नाटकों की ओर। पर सबसे दुख की बात तो यह है कि अपनी इस खोज में न तो उसके पास साधन है, न उसके पास जनता है तो केवल शासन की थोड़ी सी थपकी, विचारकों की, हिंदी प्रेमियों की थोड़ी सी संवर्धना। और यह कहना अत्युक्त न होगा कि हिंदी रंगमंच का परिचालक वास्तव में अभावों का ही परिचालक है। रंगमंच के निर्माण पर विचार करने के सिलसिले में यह आवश्यक है कि हम परिचालक की समस्याओं का विश्लेषण करें और उसके समाधान की चेष्टा करें। परिचालक के सामने सबसे बड़ा प्रश्न है प्रस्तुतिकरण के उपकरणों को, उसके साधनों को पाना, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। ये मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है रंगमंच, स्टेज या थिएटर, अभिनेता, अन्य साथी कलाकार, शिल्पी आदि और दर्शक। इनमें से यदि कोई एक भी न हो तो नाट्य प्रस्तुतिकरण नहीं हो सकता। हमारे देश में अच्छी रंगशालाओं की, अर्थात उन भवनों की जहां अभिनय प्रस्तुत किए जाते हैं, बहुत कमी है। क्योंकि हिंदी क्षेत्र में पारसी रंगमंच को छोड़कर अन्य कोई व्यावसायिक रंगमंच नहीं रहा, इसलिए और स्टोर चेष्टाएं भी नहीं हुई। इस शताब्दी के प्रारंभ में जो रंगशालाएं बनी वे भी धीरे धीरे सिनेमा द्वारा ग्रस ली गईं और आज के हिंदी रंगमंच को सिनेमा गृहों, सभा समितियों, व्याख्यान गृहों और ऐसे ही भवनों से काम चलाना पड़ता है। मुझे याद है हम लोग कामायनी का प्रोडक्शन कर रहे थे महाजाति सदन में, जिसमें कि 1200 आदमियों के बैठने की व्यवस्था है। हमारे मुख्यमंत्री श्री पीसी सेन बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के प्रेसिडेंट थे। ऊपर बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की मीटिंग हो रही थी, वहां से वो बैल्कनी में देखने चले आए कि हम लोग क्या कर रहे हैं। मैंने नीचे से चिल्ला के कहा कि सर এটা কি করেছেন, यहाँ तो स्टेज ही नहीं है, কি করে কিছু প্লে করব? बोले তোমাদের জন্য আমি ये করিনি, এটা मीटिंग এর জন্য করেছি। आज नए नए रंगमंच जो बन रहे हैं स्कूलों में, कॉलेजों में, सोसाइटियों में, वहां ऐसे रंगमंच बन रहे हैं कि क्या बताया जाए। अगर बगल में जगह नहीं है कि लोग कहीं सामान रख दें, कहीं ग्रीन रूम ठिकाने का नहीं है, एक अच्छा सा ऑडिटोरियम बना के उसमें 50,000 रुपए खर्च हो जाते हैं, न तो ऊपर लाइट टांगने की जगह है, न बगल में कोई जगह है कि जहां पर कि कोई सामान रखा जा सके, जहां के अभिनेता खड़े होते हैं, किसी तरह से भाग दौड़ करके घुसते हैं और भाग दौड़ करके निकल जाते हैं। हाल में ही कुछ थोड़ी सी रंगशालाएं हैं
तो वे भी आधुनिक प्रस्तुतिकरण की आवश्यकताओं को सामने रखकर नहीं बन पाई। एक बहुत बड़ा रंगमंच कलकत्ते में बनने जा रहा है, थिएटर हॉल। मैंने उसका ब्लूप्रिंट देखा, उसमें लाइटिंग ऑडिटोरियम से आएगी इसके बारे में कोई विचार ही नहीं। फिर अलकाजी साहब को यदि आना पड़ता तो वो 4 मास खड़े करके उनमें डंडे बांध कर 2 लाइट लटकानी पड़ती। लेकिन माने इस बारे में भी कुछ हो सकता है, क्या आवश्यकताएं हैं उन पर विचार किए बिना 10 लाख रुपए के खर्च से वो विशाल रंगमंच तैयार हो रहा है। उसमें इस मूलभूत ये नाटक के लिए तैयार हो रहा है और ये मोटी सी बात का ध्यान नहीं रखा गया। उसमें थिएट्रिकल सीनरीज के लिए, लाइटिंग के लिए 1 पैसे का बजट नहीं है। उसके बारे में बाद में बजट बनेगा। पहले भवन बन जाएगा, भवन का डेकोरेशन हो जाएगा, उसमें सीटें अच्छी लग जाएंगी, उसके बाद रंगमंच में यदि स्पॉटलाइट्स की दरकार है तो उसके बारे में सोचें। रविंद्र शतवार्षिकी के आयोजन के समय समस्त देश में रंगशाला निर्माण की जो योजना बनी थी, उसके अंतर्गत कुछ रंगशालाएं तैयार हुई तो हैं, पर वे जहां एक ओर अपर्याप्त हैं तो दूसरी ओर दृश्य प्रकाश आदि के उपकरणों से प्रायः शून्य थी। और इनमें भी पूर्वाभ्यास करना संभव नहीं हो पाता, क्योंकि इनके व्यय को हिंदी शौकिया संस्थाएं वहन नहीं कर पाती। न्यू एम्पायर में जाकर 1200 रुपया एक शाम का देकर 100 रुपया 200 रुपया एक रिहर्सल के पीछे खर्च करके मैं नहीं समझ पाता कि कितनी संस्थाएं वहां काम कर सकती। और जब तक अच्छी तरह से स्टेज रिहर्सल्स नहीं हो, एक अच्छी कलाकृति प्रस्तुत नहीं की जाती। ऐसे ही आके दौड़ते भागते हुए मित्र साहब, शंभू मित्र और तरुण राय आदि बंधु कलाकारों को, पृथ्वीराज जी को, तो खैर इतना बड़ा इनका ग्रुप बन गया है, चीज़ हो गई है कि उनके लिए सुविधा होती है, वो जहाँ भी चाहें वहाँ 4 बांस टांग कर, उनकी प्रतिभाएं इतनी बड़ी हैं कि एक आवाज़ सुनने से ही लोग मुग्ध हो जाते हैं। लेकिन हम लोग जो कि किसी तरह तोड़ फोड़ के किसी तरह कुछ करके उपस्थित करते हैं, उनको इन सब चीज़ों की भी आवश्यकता होती है कि भाई कुछ मिले, नाटक को किस तरह अच्छी तरह प्रस्तुत कर सकें। यदि गले से नहीं कर सकें तो शायद आलोक का प्रकाश डाल के ही कर सकें, कुछ मूवमेंट्स को देके कर सकें, उनके लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। जहाँ तक अन्य सहयोगी कलाकारों एवं शिल्पियों का सवाल है, वहाँ अनुभवशील अभिनेता, कल्पनाशील कला निर्देशक, लगन के साथ काम करने वाला आलोक निर्देशक एवं अन्य कलाकार परिचालक के पास नहीं। कल डॉक्टर भारती ने पृथ्वीराज कपूर के बारे में कहा कि वहां जहां देखो वहीं पृथ्वीराज कपूर था। पृथ्वीराज कपूर करे क्या? कोई व्यक्ति हो तो उसके पास। शंकर जयकिशन आए, 2 रोज में छोड़ के सिनेमा में चले गए, 6 साल रहे लेकिन चले गए। उनको उन्होंने निर्माण किया, उनको बनाया। अन्य सभी कलाकार जो उनके साथ आए कुछ समय तक रहे, चले गए। इस तरह बनाते रहे, निकलते रहे, बनाते रहे, निकलते रहे। कौन लगन के साथ उनके साथ 16 वर्षों तक शुरू से अंत तक काम करने वाला रहा हो, जिसने उनके साथ कंधे से कंधा भिड़ाकर काम किया हो? मैं समझता हूं बहुत कम ऐसे व्यक्ति उनके साथ रहे। अभिनेत्रियों का तो कहना ही क्या। परिचालक जब तक अभिनेता अभिनेत्रियों को अभिनय की सामान्य शिक्षा दे पाता है, तब तक प्रायः प्रदर्शन की तिथि पहुंच जाती है। और जो कलाकार 1 या 2 या 3 प्रदर्शनों में काम कर लेते हैं, वे प्रायः उस दल को भी छोड़ देते हैं, या तो अपने स्वतंत्र दल का निर्माण करने के लिए या दैनंदिन जीवन की आवश्यकताओं के सामने विवश होकर, और फिर से परिचालक को नए कलाकार बनाने की चेष्टा में जुट जाना पड़ता है। आमतौर से यह भी भ्रम होता है कि अभिनेता बनाया नहीं जाता, अभिनय सीखा नहीं जाता, वो तो जन्मजात होता है। अभिनेताओं में न तो लगन होती है, न ही वह गंभीरता होती है कि जो कि रंगमंच के लिए अपेक्षित है। अभ्यास की आवश्यकता को वे स्वीकार नहीं करते। समय पर न आना, बिना सूचना दिए कई दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहना आदि तो प्रतिदिन की कहानी होती है। बहुत कम ऐसी नाट्य मंडलियां हैं जहां के अभ्यास के समय ऐसा लगेगा कि उपस्थित लोग किसी एक कलाकृति के निर्माण में व्यस्त हैं। या तो वहां आपको सर पर हाथ रखे कलाकारों की प्रतीक्षा करते हुए परिचालक, या चिंतित मुद्रा में समितियों के मंत्री मिलेंगे, या ठहाकों की गूंज सुनाई देगी, या किसी भी सभा में होने वाले कोलाहल के समान एक आवाज। समुचित रूप से अभिनय करने के लिए जिस शिक्षा, जिस लगन, जिस चिंतन एवं जिस प्रयास की अपेक्षा है, वह नहीं मिलता। इस वातावरण में अभिनय मंचस्थ कैसे हो जाता है, यही आश्चर्य का विषय है। आप किसी भी स्कूल कॉलेज में चले जाइए, मुझे बहुत बहुत अफसोस होता है कि एक स्कूल का, एक कॉलेज का प्रबुद्ध प्रोफेसर, एक अध्यापक 1 हफ्ते की तैयारी में धर्मवीर भारती के एक कृति को रॉ कलाकारों के साथ स्टेज पर लाने का साहस कर सकता है। कैसे उनका साहस होता है ये करने का? बिना डायलॉग याद किए हुए, बगल में प्रॉम्प्ट बुक लिए हुए लोग खड़े हैं, वो प्रॉम्प्टिंग करके डायलॉग्स दे रहे हैं और वहां मंच बोले जा रहे हैं। कहां उसमें प्लानिंग है? इससे अच्छा है कि उन नाटकों को बंद कर दिया जाए। ये सारी गंभीरता को नष्ट किए दे रहे हैं। स्कूलों और कॉलेजों में जो, या सभा सोसाइटियों में जो 1 हफ्ते की, 15 रोज की, 7 रोज की ये नॉन सीरियस प्रोडक्शंस होते हैं। हमें नहीं चाहिए ऐसे 2500 नाटक। हमें 5 ऐसे नाटक चाहिए जिनके पीछे की लगन हो, जिनके पीछे की काम हो, जिनके पीछे की सूझबूझ हो। तो जैसे आचार्य चतुर्वेदी ने 2500 नाटक गिना दिए, हो सकते हैं ऐसे नाटक होते हैं, लेकिन उनमें कितने नाटकों के पीछे एक चिंतन है वो मैं नहीं जानता, वो आप ही अनुमान लगा सकते हैं। फिर
अभिनेत्रियां तो हिंदी रंगमंच में हैं ही बहुत कम। बहुत खोज के बाद कई स्थानों से निराश होकर प्रदर्शन की तिथियों को बदलने से परेशान होने पर अंत में कहीं अभिनेत्रियां मिलती भी हैं, तो इतने बंधनों से बंधी कि उसके साथ काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हिंदी भाषी समाज में इतनी आधुनिकता आने पर भी अभिनय को एक संशय की दृष्टि से देखा जाता है और बहुधा लोग अपनी लड़कियों, बहनों या पत्नियों का अभिनय में भाग लेना पसंद नहीं करते। इसी भावना की वेदी पर अनेकानेक ऐसी लड़कियां जिनमें असाधारण कलाकार होने के अंकुर रहते हैं बलिदान हो जाती हैं और रंगमंच उनकी प्रतिभा से वंचित रह जाता है। न जाने कितने अच्छे नाटक, कितनी कला कल्पनाएं उचित अभिनेता अभिनेत्रियों के कारण व्यर्थ हो जाती हैं। इसके साथ ही उन शिल्पियों का भी बहुत अभाव है जो कि रंगमंच के पीछे कार्य करते हैं। रंगमंच के पीछे काम करने को आज हिंदी रंगमंच में कोई कलाकार, कोई व्यक्ति तैयार नहीं। वो चाहता है कि सीधे हम स्टेज पर पहुंच जाएं, वहां दो हाथ दिखाएं, या तो नाटक की या तो मुख्य अभिनेता की भूमिका करें या और कोई भूमिका करें, लेकिन स्टेज पर खड़े होकर पीछे से काम करना, इसके लिए कलाकार मिलने आज एक व्यावसायिक दल के हिंदी प्रोड्यूसर्स को मैं 2, 4, 3 ग्रुप की बात नहीं करता, मैं एक आम उन संस्थाओं की बात करता हूं जो चारों तरफ नाटक करती रहती हैं, जो कि उन 2500 नाटकों को प्रोड्यूस करती हैं जो कि उत्तर प्रदेश में और उन सब जिलों में खेले जाते रहे। उसमें ऐसे लोग उनको नहीं मिल पाते। उचित दर्शकों का अभाव तो है ही, और इसका विचार दर्शक समीक्षक संगोष्ठी में समुचित रूप से किया जाएगा। आज के हिंदी रंगमंच में जो दर्शक आते हैं वे रंगमंच संबंधी कलाओं से, उनकी सूक्ष्मताओं से सर्वथा अनभिज्ञ होते हैं। ये दर्शक प्रायः वे ही होते हैं जिन्होंने किसी दबाव में पड़कर टिकट खरीद लिए होते हैं, या जिनके कोई संबंधी नाट्य प्रदर्शन से संबद्ध होते हैं, अथवा जिनको निःशुल्क प्रवेश प्राप्त हो गया होता है एवं जिनके पास समय काटने के लिए न कोई साधन नहीं होता, न कहीं दावत होती है, न खाने का निमंत्रण। ये थोड़े से दर्शक भी केवल मनोविनोद की अपेक्षा से ही आते हैं, न कि किसी कला प्रदर्शन के साक्षात्कार की कलात्मक अनुभूति को प्राप्त करने। दर्शक का थिएटर में एक बहुत बड़ा स्थान है, और इस बारे में मैं एक पैसेज आपको सुनाऊं जो टायरॉन गुथरी ने लिखा है। जो कहां गए ये कि दर्शक जब तक प्रबुद्ध दर्शक नहीं हो, जैसा कि भरतनाट्य शास्त्र में भी लिखा गया है कि एक थिएटर का दर्शक की भी कुछ आवश्यकताएं होती, वो सड़क पर चलता हुआ वो व्यक्ति नहीं है जो मनोरंजन के लिए थिएटर में घुस जाता है। तो इसके बारे में एक जरा टायरॉन गुथरी का एक वाक्य है जो मैं आपको सुनाऊं। When you come down to analyzing what the creative part of acting is, it is the giving of impressions to the audience, and then on the part of the actor, the taking back of their impressions and doing something about them. The best simile that I can make is that the actor throws a thread, as it were, out into the house, which, if the house is receptive, it will catch. Then it is the actor's business to hold that thread taut and to keep a varying and consequently interesting pressure on it, so that it is really pulled in moment of tension and allowed to go as slack as possible in moment of relaxation, but never so slack that it falls and cannot be pulled up again. इस तरह एक एक्टर सारे प्रोडक्शन में एक सक्रिय सहयोग लेता है। आपकी एक हंसी, आपकी एक खांसी, आपकी एक हल्की सी आने जाने की सुरसुराहट हमें वहां मंच पर जब हम अभिनय प्रस्तुत करते रहते हैं तो हमें बहुत गहरी तरह से प्रभावित करती है। ये बहुत कम लोग हैं जो रियलाइज करते हैं। और ऑडियंस के बारे में एक और चीज़ है, आप किसी भी म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में चले जाइए, वहाँ आपको वो लोग मिलेंगे जो कि कुछ जानते हैं इस बारे में। आप यहाँ तो नहीं होता, भारतनाट्यम में भी सब पहुँच जाते हैं जो मुद्राएं भी नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता, और वहाँ जाके उस कला का आस्वादन करने के लिए इच्छा करते हैं। लेकिन इन सब जगहों में भी लोग कुछ जानने वाले पहुँचते हैं। नाटक में कोई भी जानने की इच्छा से या वहाँ कुछ प्राप्त करने की इच्छा से नहीं जाता। अंधा युग में जितने आदमी आए थे, मैं समझता हूं उनमें से 80%, 75%, 70% लोग इस आशा से आए थे कि थोड़ा मनोरंजन होगा। इडिपस रेक्स में जो लोग आए थे वो भी इसी आशा से आए थे कि थोड़ा मनोरंजन होगा। ये दृष्टिकोण गलत है। नाटक मनोरंजन के लिए नहीं है। आप आर्ट गैलरीज में क्यों जाते हैं मनोरंजन के लिए? ये भी एक दृष्टिकोण है। माने मैं ये नहीं कहता कि ये जनरल दृष्टिकोण है, लेकिन ये भी एक दृष्टिकोण है। और इसके बारे में एरिक बेंटली ने एक वाक्य लिखा है, मुझे बहुत प्रिय है, मैं चाहूंगा कि 1 मिनट में मैं कह दूं। ए ग्रेट ऑडियंस इज नॉट इवन ए कलेक्शन ऑफ ग्रेट मेन. It is an assembly of fully human beings with something in common, something relevant to occasion. A great audience is not a mob, it is a community having something common, and that something being relevant to the occasion on which they have assembled. Audience at concerts and dance recitals are often a good deal better than audiences at plays, for they have come together not as people who demand to be amused, but as people interested in music or dance. Even this degree of solidarity is rare enough. Lack of community is a problem
नॉट ऑफ आवर आर्ट्स बट ऑफ आवर होल सिविलाइजेशन। ये हमारे पर बहुत ज्यादा रूप से लागू है। इन सब प्रश्नों के साथ दो और प्रश्न जुड़े हैं, वे हैं अर्थ और उचित शिक्षा के। शायद ही कोई ऐसी नाट्य संस्था देश में हो जिसे अर्थ का अभाव न हो, जो रंगमंच के निर्माण में इस चिंता से मुक्त होकर संलग्न हो। प्रस्तुतिकरण का सारा व्यय लोगों को दबा दबा कर टिकट बेचने, उनसे किसी तरह पैसा वसूल करके ही किया जाता है। प्रस्तुतिकरण में शासन की या अन्य किसी संस्था की आर्थिक सहायता आज उपलब्ध नहीं। जो कुछ थोड़ी सी योजना भी है, उसकी प्राथमिक आवश्यकताओं को वर्तमान हिंदी नाट्य संस्थाएं पूरी नहीं कर पाती और वंचित रह जाती हैं। दूसरा प्रश्न है परिचालक की शिक्षा, अपनी तैयारी का। पाश्चात्य रंगमंच के संसर्ग ने हाल में हिंदी के परिचालकों में रंगमंच संबंधी आधुनिक शिल्प के प्रति जिज्ञासा तो उत्पन्न कर दी है, परंतु वे शिल्प से परिचित होने की कोई गंभीर चेष्टा नहीं करते। यह चेष्टा उनके लिए बहुत कठिन भी होती है। उनमें अधिकांशतः इस शिल्प संबंधी कुछ सुनी सुनाई बातों पर या नाट्य संस्थाओं की अधकचरी परंपराओं पर अपना सारा प्रस्तुतिकरण निर्धारित करते हैं और उसी घिसी पिटी रेखा पर चलने का प्रयास करते हैं। किसी तरह से कोई प्रदर्शन मंचस्थ हो जाए, यही उनकी चेष्टा रहती है। प्रस्तुतिकरण का मूल उद्देश्य है नाटककार की कल्पनाओं का सहारा लेकर परिचालक की आत्मा अभिव्यक्ति, किंतु दुर्भाग्यवश बहुत कम ऐसे अभिनय आयोजित होते हैं जो इस प्रेरणा से प्रस्तुत हों या उस उद्देश्य की ओर प्रस्तुत। ये साधन कैसे उपलब्ध हों, अर्थ का प्रश्न कैसे हल हों, परिचालक अपने आप को शिक्षित कैसे करे? क्या इनका हल वर्तमान प्रयत्नों के दौरान में ही मिल जाएगा या इसके लिए किसी बाहरी शक्ति की आवश्यकता है? क्या आज की चेष्टाओं के सिलसिले में ही हम नाट्य प्रस्तुतिकरण के प्रति वह गंभीर दृष्टि पा सकेंगे जो वांछनीय है, दर्शकों के समाज को तैयार कर सकेंगे जो संवेदनशील है, जो पैसा देकर अभिनय करना चाहती है? यही मैंने और कुछ कहना चाहता था, लेकिन समय बहुत कम है, इसलिए मैं यही शेष कर रहा हूँ। तो इन्हीं सब प्रश्नों पर विचार करते हैं उपस्थित हुए कि क्या जो आज प्रयत्न हो रहे हैं इन्हीं से हम चल जाएंगे? हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? हमारी तरह तरह की चीज़ें हैं। जानते हैं आप कि प्रोडक्शन में आज 20वीं शताब्दी में जितनी शैलियाँ, जितनी चीज़ें बदली हैं, जितनी तेज़ी से बदली हैं और तरह तरह के दृष्टिकोण हैं, उनका समन्वय कहाँ तक किया जा सकता है? हम विनोद रस्तोगी के नाटक खेल के जनता के सामने रंगमंच तैयार कर सकेंगे, या हम धर्मवीर भारती के नाटकों को खेलकर एक रंगमंच का निर्माण कर सकेंगे, या हमें दो तरह के रंगमंचों का निर्माण करना है। एक तो आर्ट थिएटर्स का, जहाँ के धर्मवीर भारती के नाटक प्रस्तुत किए जाएं, जहाँ एडिपस रेक्स प्रस्तुत किए जाए, और दूसरा एक जन मनोरंजन के लिए थिएटर का, जहाँ की रमेश मेहता के और विनोद रस्तोगी के और बाहर से इस तरह के फार्सेस प्रस्तुत किए जाए, ताकि कला का विकास हो और धीरे धीरे जनता के उस वर्ग को, जो कि आज हिंदी सिनेमा देखने की आदी है, जिसके पास अभिनय के नाम पर केवल वही चीजें हैं जो हिंदी सिनेमा में प्रस्तुत की जाती हैं, उस वर्ग को शिक्षित करके हम उस लेवल तक ला सकें जहां कि वो धर्मवीर भारती की कृतियों को समझ सके। उस रास्ते पर हमें चलना है। इन्हीं सब पर विचार करने के लिए ये संगोष्ठी आयोजित की गई।